बहुत बहुत धन्यवाद। विमेंस लिट चौक में ये जो लिट है, अभी इसके पहले जो हमने सुना, अदिति ने इतना अलग तरह का एक प्रैक्टिकल वाइब हम लोग के बीच में डाली है। प्रैक्टिकल और बैलेंस, दो शब्द मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने के लिए, कि हम कितना प्रैक्टिकल हो सकते हैं और कितना बैलेंस हमको करना चाहिए। तो मैं अदिति आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये जो नई हमारी जनरेशन बैठी है, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर यंग, जो कैसे बैलेंस करेंगे, और उनके कुछ परिजन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सोचते हैं कि कैसे बैलेंस करना चाहिए बच्चों ने। तो वो बच्चों के जो विवाह और विवाहेतर प्रश्न जो थे वो आपने बहुत हद तक समाधान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो रोशनी बिखरी है आप सभी की, इस रोशनी में मैं सभी मातृशक्ति को जो यहाँ बैठी हैं उन सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और माँ अहिल्या की, माँ अन्नपूर्णा की इस धरा पर मैं अन्नपूर्णा जी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। अब अन्नपूर्णा की धरती पर अन्नपूर्णा का स्वागत करने में, देखने में तो ये माँ अन्नपूर्णा की तरह हैं, सरल सौम्य, लेकिन जब आप इनके आगे की बात सुनते हैं जो इनके नाम के साथ लगी है, तो वो सोचकर लगता नहीं है कि ये माँ अन्नपूर्णा ऐसी हैं। आप हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अन्नपूर्णा। इसको ऐसा कहें तो कैसा लगेगा? मैं इसलिए इतने अच्छे से गर्व से ये बात कह पा रही हूं क्योंकि मेरे खून में भी फौज का नमक बहता है। मेरे पिता भी फौजी रहे हैं, और फौज की बात ये कहें तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए हम आपसे ही हैं। मतलब हमारी जो अपनी भूमिका है, हमारी अपनी पहचान है, हमारी समाज में जो नाम है, हमारी जो जान है, हम जो भी करते हैं, हमारी सभी आन बान शान, उन सभी का कारक जो है वो हमारी भारतीय सेना है। और ये एक ऐसी फौजी हैं, मैं पोजीशन की बात नहीं करती, लेफ्टिनेंट कर्नल अपने आप में एक अलग रैंक है। हम जब देखते हैं देश में कि अभी कमीशन, महिलाओं को कमीशन मिल गया है, और बहुत सारी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो सेना में अफसर के तौर पर जा रही हैं, और हमारे भी एक परिवार की बच्ची ने नौसेना भी ज्वाइन किया है। और मुझे लगता है कि फौज में जिस तरह की भूमिका फौज में भारत सरकार ने दी है हमारी युवतियों को, वो बहुत सराहनीय है और बहुत वंदनीय है। क्योंकि हम विश्व में जब सेना की बात करते हैं, विश्व की सेनाओं के साथ जब भारत की सेना की तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सेना का वर्चस्व अपने आप में अलग है, और उसके साथ में ये लोग काम कर रहे हैं जो इस तरह की भूमिका हमारे समाज में निर्वहन करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि जो नाम आपका है अन्नपूर्णा, और आप काम अलग करती हैं, तो एक फौजी के शरीर में एक महिला मतलब कैसे तालमेल कैसे बिठाती हैं? आपकी एक सरल सहृदय महिला जो होती है, वो जब एक फौजी होती है तो क्या अंतर पाती हैं आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस लिट वुमेन चौक में मुझे यहाँ पर मंच पर बुलाने के लिए। और अभी जो सवाल आपने पूछा कि अ, एक महिला होकर अपने अंदर फौज का वो चीज़ को कैसे बैलेंस करती हैं। इसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि महिला के अंदर वो शक्ति भगवान ने या ईश्वर ने जब से महिला बनाई है तब से ये शक्ति दी है। आप सभी माँओं को देख लीजिए, उनके अंदर एक प्रोटेक्शन करने का वो ताकत शुरू से ही है, ये ईश्वरीय देन है। अब उसको बस एक यूनिफॉर्म पहन के ढांचा में ढालना और अपने शक्ति का वो एक सही डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज करना, वो फौज है। अब फौज एक ऐसी फील्ड है जहां हम अपनी भारत के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी सेवा भाव को दिखाते हैं। सीमाओं पर बाहरी दुश्मनों से भारत को रक्षा करना, ये हमारा इंडियन आर्मी का मूल कर्तव्य है। तो उस चीज को जो हमारे अंदर वो शक्ति ईश्वर ने दी है, उसको बस बाहर निकाल के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विकसित करना है, वो है फौज। तो हर महिला के अंदर वो शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ी सी डायरेक्शन और सही दिशा, बस। आप उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की एक जगह है जहां से आप आई हैं और जहां से आप शुरुआत की है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपका फौज में जाने का बचपन से सपना था, या कैसे आपकी मतलब प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। अगर मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताऊंगी तो उड़ीसा में हमारा एक बहुत छोटा सा गांव है, नयागढ़ जिला के अंदर जगन्नाथ प्रसाद। मैं उस गांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही रिमोट विलेज है वो, छोटी सी।
तो वहाँ पर उस समय पे शिक्षा का उतना कुछ बहुत फैसिलिटीज़ नहीं था। अभी हमारे गाँव में एक हाई स्कूल बना है, जहाँ पर 8, 9, 10th का एजुकेशन अभी स्टार्ट हुआ है और ये अभी जाके वहाँ सड़क आई है। उससे पहले तो जब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी नहीं थी, तब तक सड़क भी नहीं थी। तो वहाँ पर गाँव में पढ़ाई-लिखाई थी। वहीं पर पढ़े, फिर बाद में थोड़ी एजुकेशन मतलब पढ़ाई-लिखाई में थोड़े ठीक थे, तो घर में सबने प्रोत्साहन भी दिया कि आगे चल के पढ़ो। तो पढ़ने के बाद फिर हम ग्रेजुएशन और एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भुवनेश्वर आए। तो जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब हम न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे और उसमें हम एडवर्टाइजमेंट देखते रहते थे कि क्या-क्या फील्ड ओपन हो रहा है, गर्ल्स के लिए क्या आ रहा है। और उसी दौरान हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको मैं बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि तब स्कूल में, कॉलेज में हर कंपटीशन में वो आगे भेज देना, एक बच्चा अच्छा कर रहा है तो थोड़ा आगे उसको भेज दो, ऐसे होता था। और थोड़े प्राइजेस मिलते थे, तो होता था कि बच्चे को और आगे करने दो, आगे करने दो। तो वो मेरे जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला तू एनसीसी ज्वाइन कर ले। तो तब मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो घर में राजी नहीं हुए कि डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो पढ़ाई करना है। लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि मेरी कॉलेज की सबसे जो बेस्ट स्टूडेंट है, वो एनसीसी में भी जाएगी तो बेस्ट करेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वो मेरे टीचर्स के कॉन्फिडेंस थे, जिसके ऊपर मैंने काम किया कि मेरे अगर गुरु की मेरे ऊपर ये कॉन्फिडेंस है, तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो मैं स्टडीज़ के साथ में एनसीसी भी ली, एनसीसी में बेस्ट कैडेट भी गई, एनसीसी में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में फॉरेन कंट्री भी गई। तो उस टाइम पे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में एक अवार्ड भी मिला, वो बेस्ट कैडेट का। तो मन के अंदर ना एक भाव जागृत हुआ, क्योंकि मैंने फौज को पहली बार वहां देखा। मेरे घर में कोई फौजी थे नहीं। फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर निकले हो और वहां पर आपने फौज को देखा। और एनसीसी वाज एक्चुअली गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी टू सी कि फौज ऐसा होता है। एक्चुअली फौज का तभी भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो झलक देखा मैंने, मुझे लगा कि मैं जैसी हूँ, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस या जो एक देश सेवा करने का मनोभाव है, तो वो ये फील्ड शायद मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन तब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब पढ़ाई करते करते एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखा, तो हम 2-3 दोस्त थे, सबने मिलके फॉर्म डाला और क्वालिफाई कर गए। वो ईश्वर की कृपा थी। और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक था, चाहे क्षेत्रीय है, देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए काम करेंगे। तो मैं जम के पढ़ाई भी करती थी, जम के फिजिकल्स भी करती थी और थ्रू भी हो गए। तो ऐसे करके फौज का दौर शुरू हुआ। अ, फौज की जो बात है उसमें ये होता है कि आपकी जीवन की जो डेली लाइफ जिसको आप लोग बहुत खुशी से यहाँ जो आप बिताते हैं, इनकी बिल्कुल अलग होती है। तो उसमें आप बैलेंस कैसे करते हैं? जो बैलेंस की बात अभी अदिति ने की कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, जिसमें आपके बारे में बहुत सारी बातें मैंने जो जितनी मुझे मिली है जानकारी, मतलब आपके बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का आपका कार्यक्षेत्र है वो बहुत गोपनीय रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से, तो जैसे हम लोग के सबके प्रोफाइल गूगल पे आप लोग अपने आप को ढूंढते हैं और मिल जाते हैं, तो वैसे आपको अन्नपूर्णा जी नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको जो भी बात करनी है वो रूबरू कीजिएगा, ये भी मेरा अनुरोध है। और जैसे आप गार्डनिंग करती हैं और बहुत सारे आपके घर के कुछ एक रूटीन टास्क होते हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं? उसके लिए मुझे सवेरे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। बट ये प्रचलन शुरू से ही रहा है घर में कि जल्दी सवेरे जागना है। तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। तो उठ के मॉर्निंग का एक आधा घंटा आपका डेडिकेटेड होता है मेडिटेशन के लिए। मतलब ये मैं खुद से कर लेती हूँ, आधा घंटा 45 मिनट के सवेरे उठे तो थोड़ा मेडिटेशन कर लिया। वो ही आधा घंटा और 45 मिनट मेरा पावर हाउस है, जो मुझे पूरा दिन भर के लिए पावर दे देता है कि मुझे क्या करना है। अगर कभी मिस भी हो गया, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ड्यूटीज ऐसे होते हैं, मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे वापस आई हूँ, तो 4 बजे उठ के फिर मेडिटेशन में नहीं बैठ पाऊंगी। लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि सवेरे एक आधा घंटा मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, और वो मेरा पावर हाउस है। उसके बाद शुरू हो जाती है 5:30 बजे हम लोग अपना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना। उसी समय में 45 मिनट का हम मैं जैसे फॉलो करती हूँ, 45 मिनट्स की सेशन में बांट लेती हूँ
कि 45 मिनट अपना गार्डन देख लेना है, 45 मिनट अपना घर की थोड़ी सी नीट क्लीन, सबसे पहला होता है कि अपना किचन देख लो, थोड़ी साफ सुथरा मेंटेनेंस, सब चीज़ें हो गई है, एवरीथिंग इज रेडी। उसके बाद हमारा भागम भाग शुरू होता है दिन का, क्योंकि 8 बजे ऑफिस में ड्यूटी में रिपोर्ट करना है, उसमें से 8 बज के 5 मिनट नहीं हो सकता, 8 बज के 10 मिनट नहीं हो सकता, 8 तो 8। तो आप ब्रेकफास्ट खाएं चाहे ना खाएं, 8 बजे पहुंचना है। तो आपको उसी हिसाब से सब कुछ फिक्स करके इतने बजे होना है तो होना है। मेनू भी फिक्स रहता है कि आज मंडे है तो ये बनेगा, ट्यूसडे तो ये बनेगा, सब कुछ फिक्स रहता है। बहुत कम टाइम ऐसे होता है कि थोड़ा सा आप ऊपर नीचे, लेकिन हम लोग उसको इतना एडेप्टेबल होते हैं कि अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे करके फिर ऑफिस टाइम का जैसे खत्म होता है, उस टाइम पे आप घर का कोई चीज़ ऑफिस के दौरान देख लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिस टाइम खत्म होता है, देन यू हैव टू लुक बैक योर होम। सो मेनी टाइम्स दिस चैलेंजेस कम अप कि कुछ चीज़ें घर पे आ गई और आप ऑफिस में हैं, तो आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ उस चीज़ को फोकस करके या बैलेंस करके चलना होता है कि घर में ये चीज़ हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी ये है। आपको बहुत टाइम पे मुझे प्रायोरिटीज फिक्स करने पड़ते हैं कि ये काम करना ज़्यादा जरूरी है या ये फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ काम आप डेलीगेट भी कर सकते हो कि ये काम आपने समझा दिया, अगला कर लेगा, आप वो काम निपटाओ। सो इस तरीके की चीज़ों को बैलेंस करना होता है, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आप गेन करते हैं। जब करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, आपके मन में हमेशा एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना है और मैं करूंगी, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकता। जब आप ये डिटर्मिनेशन के साथ करते हो तो आपके सामने सोल्यूशन अपने आप आते हैं। दोनों चीजों का आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो। और जिस चीज में आपकी आत्मा जुड़ी है उस चीज के लिए समय जरूर निकलेगा, क्योंकि ईश्वर ने तो 24 घंटे बनाए हैं सभी के लिए। तो आपके लिए भी उसी 24 घंटे के अंदर समय जरूर निकलेगा। सिर्फ दिल और आपकी आत्मा उन चीजों से जुड़ी होनी चाहिए। तो आपके पास बहाने नहीं होंगे कि नहीं यार नहीं करते, ये बहाने कभी नहीं आएंगे, कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आत्मा कहती है मुझे करना है। आपको बुखार भी होगा ना, आपकी तबीयत भी खराब होगा ना, फिर भी आप में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आएगी, क्योंकि मुझे करना है। तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकते, वो बुखार भी चला जाएगा, वो सरदर्दी भी हट जाएगी, आप काम भी कर लोगे। हमेशा देखते हैं हम लोग, जैसे बहुत सारे, मतलब मैं बॉलीवुड के वहां से उठा कर लाती हूँ फौज के बारे में, जो लोगों ने एक अलग तरीके का एक बना के रखा हुआ है और अलग बना हुआ है। जैसे बेबी देखते हैं या और भी फिल्में देखते हैं जिसके अंदर, और तापसी पन्नू की बहुत सारी फिल्में या और भी हीरो हीरो जिनके एक्टर्स की फिल्में हम देखते हैं, तो दिमाग में ना एक्टर मतलब फौज को लेके या आर्मी डिफेंस को लेकर के एक अलग तरीके का एक ऑरा क्रिएट हुआ है कि वो एक कोई सुपर वुमन होती है या सुपर मैन होता है जो इस तरीके के काम करता है। लेकिन चूंकि आप को देख के लगता है कि आप भी हमारी तरह हैं और हम भी आपकी तरह हैं, तो आप ये जो यूथ बैठा है इसको बताइए कि ऐसा सुपर वुमन और इस तरीके की क्या जो एक दिमाग में बना हुआ है वो अवधारणा, क्या हम ही वही काम करेंगे जो वो लोग करते हैं? आप सभी सुपर वुमेन हो, एनी वुमेन इज ए सुपर वुमेन। ऐसा कोई वुमेन नहीं है जो सुपर वुमेन नहीं है, वो वुमेन है, दिस इज द सुपीरियर थिंग। ईश्वर ने यही बनाया है। जिस दिन किसी को अपनी खुद की पहचान हो जाए कि वो कौन है और उसके अंदर ताकत क्या है, उस दिन उसके ऊपर और ताकत कोई नहीं है। खुद की पहचान हो गया, उसको खुद को अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी रियलाइजेशन हो गई, उसको और कोई नहीं रोक सकता। वो सुपर वुमेन के, सुपर मैन के, वो सुपर हो गया। फौज की एक चीज मैं बताऊंगी, क्या होता है, हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, हम सब छोटी छोटी लड़कियां हैं, जस्ट पढ़ाई खत्म किए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, छोटा बहुत किताबी नॉलेज और बाहर की दुनिया देखा थोड़ा सा जो पढ़ाई के समय पे होता है, ऐसे में फौज में भर्ती होता है। हमारे मन में उस समय में थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ा सा डरा डरा सा, थोड़ी सी कम कॉन्फिडेंस, ऐसा चीज रहता है। फौज के दौरान जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ये सब चीजों को खत्म कर देता है। तो फौज के दौरान अभी मैं बोलूंगी कि चलो 40 किलोमीटर दौड़ते हैं, शायद हम में से 50% लोग बोलेंगे अरे 40 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे, हम तो कभी दौड़े नहीं। लेकिन वहां पर भी आप वही लड़की पहुंचती है, लेकिन 40 किलोमीटर दौड़ती है। कैसे दौड़ती है?
दिमाग से। दिमाग की ताकत से। तो वो दिमाग की ताकत तो सबके अंदर सभी से है, शुरू से है, लेकिन वो जागृत नहीं हुआ है। वहां पहुंच के ना वो ट्रिगर हो जाता है, बस उतना ही फर्क है। तो जितने सुपरवुमन आप हैं उतने सुपरवुमन मैं भी हूँ। हो सकता है मेरे से ज्यादा सुपरवुमन आप लोग वहां बैठे भी हैं जिनके वो जागृत नहीं हुआ है। जिनके अंदर वो जागृत हो गया वो बहुत बड़े पावर है। बस यही है। एम्बिशंस होती हैं कुछ, मतलब हमारी एक इच्छाएं होती हैं कुछ अंदर की कि हमें ये करना चाहिए, सपने होते हैं, या हम लोग इस तरीके की बात सोचते हैं कि कैसे हमारे को ड्रीम्स होते हैं। तो वो उसमें सब में अंतर है। जैसे ड्रीम की बात करें या डिज़ायर की बात करें, एम्बिशंस की बात करें और चॉइस की बात करें, तो ये सब चीज़ें अंतर करती हैं। लेकिन इस अंतर को कैसे हम समझ पाते हैं, मतलब आपने कैसे समझा अपने चॉइस इन सब चीज़ों के अंतर को? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये चीज को जानने के लिए ना हर एक इंसान को खुद से जुड़ना पड़ता है, अपने आप से। हम सब लोग ये चीज में कहीं ना कहीं फॉल्ट करते हैं। हम संसार से जुड़ते हैं, हम घर वालों से जुड़ते हैं, हम दोस्तों से जुड़ते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप से नहीं जुड़ते हैं। हमें खुद को भी जोड़ना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। उसके लिए जो बच्चियां अभी पढ़ाई कर रही हैं, अपने लिए 15 मिनट चाहे 10 मिनट अपने ऊपर ध्यान दो। मेरा दिल क्या कहता है, मेरा मन कहाँ जाता है, क्या चीज मैं करती हूँ जो मुझे खुशी देता है। हमेशा उस चीज में ध्यान दो जो चीज आपको एक आत्म तृप्ति दे। प्रोफेशन में जाना है, अच्छा मेरे को पैसे कमाना है, ये तो बहुत लोग आप जो एजुकेशन में हैं कोई ना कोई जॉब कर लेंगे, लेकिन आप एक्सेल उसी में करेंगे जिसमें आपकी आत्मा जा रही है। उस फील्ड को जब आप चुनेंगे ना, उसमें आप बहुत ही ऊंचे दर पर पहुंचेंगे। लेकिन जानेंगे कैसे कि मुझे ये फील्ड ही अच्छा लगता है? आप सभी के अंदर सारी क्वालिटीज भगवान ने दे रखी है, लेकिन वो सब चीजें कहीं कहीं बंद पड़े हुए हैं। इधर बंद पड़ा है, कुछ इधर बंद पड़ा है, कुछ इधर बंद पड़ा है। वो सब जागृत होना है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे अंदर किस चीज को सुन के मेरी धड़कन तेज होती है। कोई इंसान है जिसको गाना सुन के धड़कन तेज होता है, तो वो गाने को पकड़ता है और इतना सुंदर गाता है कि सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बन जाता है, क्योंकि उसकी धड़कन गाती है, उसकी आत्मा गाती है, और उसमें ईश्वर का वो भाव प्रकटित होता है। तो उस चीज को जानने के लिए आपको अपने से जुड़ना पड़ेगा। मैं कहूंगी देखो तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी पढ़ाई करती हो, तुम फिजिक्स ऑनर्स लेके चैंपियन बन जाओ। लेकिन अगर वो फिजिक्स ऑनर्स उसकी है ही नहीं, फिजिक्स की लड़की वो मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स उसकी जान है, ये वो जानेगी। मैं तो सिर्फ नंबर देख के बोलूंगी। हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल गाइड कर सकते हैं, इंटरनल जो चीज है वो खुद को ढूंढना है। कोई दौड़ने में बहुत अच्छा होता है, वो जब दौड़ती है ना उसकी जमीन धरती पे नहीं रहती है, उसको लगता है हवा हूं मैं। वो उसका अंदर उसको बुला रहा है, उसको आत्मा बोल रहा है दौड़, तभी वो भागती है। ये चीज खुद को सुनना है आपको अपने अंदर। तो ये फील्ड चूज करना कि मैं क्या करूं। आप अगर कोई खाना बनाने में बहुत अच्छी, जब खाना बनाती है ऐसी खाना बनाती है, कोई भी खाता है बोलते हैं कितना अच्छा आपने खाना बनाया, आप उस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दिल खुश करता है आपको। ये नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे या घर वाले क्या चाहते हैं। आप दिल की आवाज सुनो, किस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। और आप सभी लोग मल्टी टैलेंटेड हो, आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, मैं तो ये भी अच्छी करती हूँ, मैं तो ये भी अच्छी करती हूँ, मैं तो ये भी अच्छी करती हूँ, है ना। तो आत्मा की आवाज सुनना होगा, उसके लिए आपको अपने साथ थोड़ा समय देना होगा खुद को, चाहे रात को सोते समय या चाहे सवेरे उठ के दिल की आवाज सुननी होगी। और मैं सच बात बताऊं, जब आप लोग थोड़ी थोड़ी अपनी दिल की आवाज सुनेंगे ना, आपका दिल आपको परेशान करेगा, सुनो 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 सुनो, वो खुद ही बताता रहेगा आपको। धीरे धीरे आप उसको बहुत अच्छे से समझने लगेंगे।
बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि जिस तरह से अन्नपूर्णा जी ने इसको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दिया है, ये इसमें उनका मेडिटेशन बहुत मदद करता है कि वो किस प्रकार से आपको समझा पा रही हैं। मतलब जिस कार्यक्षेत्र में है ये, उसके बिल्कुल विपरीत इनकी व्यक्तित्व है, क्योंकि व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों बहुत साथ में चलता है, हम लोगों के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आता है कि अन्नपूर्णा अपने नाम को सार्थक करती हैं। मुझे लगता है कि इस नाम के पीछे की कहानी मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपका नाम ये रखा गया होगा। आपके परिवार में कौन कौन है, मतलब परिवार के सदस्यों के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आपकी फैमिली लाइफ है, कौन कौन है। हमारी फैमिली में परिवार में हम लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हैं हमारे दादाजी, नाना जी। फिर मेरे परिवार में देखा जाए तो पापा, मेरे पिताजी, फिर मेरी माँ, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी दीदी। तो दादाजी और नाना जी ये लोग तो कृषक थे, मतलब फार्मर्स गांव में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में पापा पढ़ाई करते थे। तो 10th क्लास जब मेरे पापा ने पढ़ा तो बहुत एजुकेशन हो गया। तो बोले कि अब इतना एजुकेशन हुआ, अब तो नौकरी करना चाहिए। तो बाबा ने हमारी सर्विस ज्वाइन करी एज ए, क्या कह सकते हैं उसको, अकाउंटेंट किसी बड़े बैंक में। बट जब वो अकाउंटेंट ज्वाइन करे तो उनके अंदर वो लगा कि मैं और पढूं। तो उन्होंने नौकरी करते करते पढ़ाई करी, फिर देन बैंक मैनेजर बने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पूरी सर्विस करी और फिर वहाँ से रिटायर्ड हुए। फिर मेरी मदर, वो एक चैंपियन लेडी हैं। माँ मेरी बहुत ही रिमोट विलेज से आती हैं, जहाँ पर आज की डेट में भी बिजली पानी नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने जब पढ़ाई करी, जब स्कूल जाते थे तो बोलते थे आप क्यों पढ़ने जाते हो, क्या करोगे, मेरे माँ को। मैडम माँ को ऐसे लगता था पढ़ लिख लूँगी तो कुछ नहीं तो मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी। तो मम्मी इस रीजन को लेके पढ़ती थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने भी 12th क्लास किया, उस समय पे हमारे वहाँ पे तो उड़ीसा बोर्ड है, आईएससी बोलते हैं उसको। तो उन्होंने जब किया तो उन्होंने बोला कि अब कुछ, 12th लड़की के लिए बहुत थी उस समय पे। तो उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग करी, फिर स्टाफ नर्स की ड्यूटी ज्वाइन करी। उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था तो उन्होंने करते करते और पढ़ाई करी, फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस करी पूरे टाइम। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में रही एंड फिर वहाँ से रिटायर करी। तो तीनों बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का जो दौर था, बचपन से ही हम तीनों बच्चों को उन्होंने पढ़ाई के लिए वो किया था। जब मैं पैदा हुई थी, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो उड़ीसा में कैसा है ना, गांव में, अच्छा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, क्या भगवान को दे दो, होते हैं ना कि भगवान के नाम पे दे दो, भगवान को दे दो तो बच्चा ठीक रहेगा, ऐसा गांव में ट्रेडिशन था। तो जब मैं पैदा होने वाली थी तब हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। तो वहाँ पास में देवी माँ की मंदिर थी। तो माँ ने, हमने देवी माँ के नाम से कि बच्चा ठीक ठाक पैदा हो, तुम्हारे नाम से इसको कर देंगे ऐसे करके। तो जब हम पैदा हुए उसके बाद, छोटी थी घर में तो ऐसे चूहिया चूहिया बुलाते थे मेरे को, आज भी घर में मेरे को चूही बुलाते हैं। लेकिन फिर जो स्कूल में नाम लिखाने की बारी है, पंडित जी पढ़ाते थे गांव में मुझे, 5वीं क्लास तक तो पंडित जी ने पढ़ाया है गांव में। उसके बाद आए स्कूल में तो मुझे सिर्फ संस्कृत आती थी पढ़ने के लिए, और वैसे ही जो गांव के पंडित जी ने जो पढ़ाया था। जो स्कूल में एडमिशन हुआ तो बोले बच्चे का नाम क्या रखना है, तो मेरे पिताजी ने अन्नपूर्णा रखा। मेरी बड़ी दीदी के नाम गायत्री है, भैया का नाम आशुतोष है और मेरा नाम अन्नपूर्णा। तो तीनों बच्चों को क्योंकि भगवान के नाम से उन्होंने रख दिया कि कभी भी इनका नाम लेके बुलाएंगे तो कुछ पुण्य कमा लेंगे ऐसा सोच होता था। तो ये मेरे दादाजी और दादी माँ की नाम एक्चुअली उनकी सोची हुई है। दादाजी, दादी माँ, नाना नानी हमें कभी छोटे नाम से जैसे घर में बुलाते हैं ऐसे नहीं बुलाते थे, हमेशा गायत्री, आशुतोष, अन्नपूर्णा ऐसे करके बुलाते हैं। तो ऐसे हमारा नाम पड़ा अन्नपूर्णा। और विवाह के बारे में क्या विचार है। विवाह हम कर चुके हैं, हमारे पति चूंकि अब जानकारी आप दे रही हैं तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम अलग सवाल भी करेंगे कि अब आगे हमारे की कहानी। हस्बैंड भी आर्मी में ही सर्विस करते हैं, कर्नल हैं, वो फुल कर्नल, हमसे थोड़े सीनियर हैं, कर्नल शिवेंद्र सिंह नाम है। बहुत सुंदर, जिस तरह की आध्यात्मिक यात्रा से हम धार्मिक नामकरण पे पहुंचे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके पहले जो हमारे बीच अतिथि थी, अदिति, वो छतरपुर से थी। आप बिल्कुल
जितने जो रिमोट शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि रिमोट, उड़ीसा के गांव में जन्म लेकर फिर अलग तरह से हम लोग जब चूंकि यहाँ जिला मुख्यालय में बैठे हुए हैं, जिले में सब अधिकांश जन्म जिला मुख्यालय में हुआ होगा, किसी का जिला स्तर पर हुआ है, बहुत अर्बन एरियाज में जो हम लोग का जन्म हुआ है, तो वो रूरल में लेने के बाद अलग तरह से शिक्षा लेना और फिर उसको किसी मुकाम पे पहुंचाना एक बड़ी लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में बहुत अलग अलग तरह की रुकावटें भी आती हैं। तो मुझे लगता है कि उन रुकावटों पर भी बात नहीं हुई, अभी सारी बातें आपने अच्छी अच्छी सुनी, तो जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को पार आपने कैसे किया ये भी बात करेंगे। हाँ, बाधाओं की बात करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं थी, गांव से शुरू होती थी, लेकिन उनको कभी बाधाओं की तरह देखा नहीं गया। सच बात बताऊं, गांव की लड़की हूँ, खेती करते करते बड़ी हुई, इसलिए बाधाएं नहीं महसूस हुई। अगर मैं बड़े परिवार में पैदा होती, गाड़ी में चलती, तो मुझे जमीन पर पैर रख के 12-12 किलोमीटर स्कूल पढ़ने जाने के लिए पैर में दर्द होता। लेकिन गांव की लड़की थी, दादाजी ने बोला तू मेरी पोती नहीं, तू मेरा पोता है, और बचपन से उन्होंने मुझे कुश्ती कसरत सिखाया। तो उसी हिसाब से हम खेलते कूदते ऐसे ही बड़े हुए। तो जो बाधाएं थी, पहली बाधा तो ये थी, स्कूल बहुत दूर था, 12 किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन हम बच्चे लोग चल पड़ते थे, ऐसा लगता नहीं था। कभी कभी रास्ते में बड़े बड़े लंगूर आते थे, क्योंकि खेती थी तो लंगूर आके बैठते थे। तो नाना जी बोलते थे उनको हाथ जोड़ के बोलना कि हमें स्कूल जाना है पढ़ाई के लिए, रास्ता छोड़ दो। लेकिन सच बात बताऊं, हम लोग गांव के थे तो मन बहुत सरल था। आज मैं जानती हूँ वो लंगूर है, तब मैं नहीं जानती थी वो लंगूर है। तब मुझे लगता था वो भी मेरे जैसे ही हैं, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट कैसे होता है ना, आप जंगल के साथ ही रहते हो, आपके घर में, घर के आसपास जानवर होते ही होते हैं, आप उनके साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर ही जीवन जीते हो, तो आपको उनसे खतरा नहीं महसूस होता। तो तब मुझे नहीं पता था कि वो लंगूर होते हैं, तो उनको हम ऐसे ही हाथ जोड़ के बोलते थे कि स्कूल जाना है, रास्ता दे दो। और शायद वो प्यूरिटी काम करती थी कि वो बंदर लोग वो लंगूर लोग रास्ता भी दे देते थे, और हम लोग 5-10 मिनट वेट करते थे, फिर जाते थे। लेकिन हमारे जो गुरुमा और गुरुजी लोग थे, उनके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं कहूँगी। मेरे स्कूल में हम जितनी लड़कियां थीं, आज के डेट में एक लड़की ऐसी नहीं है जो कोई अच्छी जगह पर नहीं है। कोई प्रोफेसर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई साइंटिस्ट है। और हमारी ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुजी और गुरुमा लोगों की देन है। उन लोगों ने हमारी हाथ पकड़ के हमें सिखाया है कि बाएं हाथ से क्या करना है, दाहिने हाथ से क्या करना है, वहां तक बैठना कैसे है, उठना कैसे है, पेड़ को कैसे नजर में देखना है, कब पानी पीना है, कब खाना है, कब सूर्य को अर्घ देना है, हर एक चीज हमारी गुरुजी और गुरुमा लोगों ने सिखाया और उन्होंने ही प्रेरणा दी। तो जब थोड़े बड़े हो गए, गांव का स्कूल छोड़ के मुझे शहर में आना पड़ा। 7th क्लास, इंग्लिश नहीं आती है, आपको स्कूल में पढ़ना है। 6th क्लास से ABCD शुरू हो जाती है। मेरे साथ में जो बच्चे थे, मैं 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स जानती थी, सोशल स्टडीज जानती थी, क्योंकि वो सब पढ़े हुए थे, लेकिन इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। तो ABCD का दौर शुरू हुआ 7th क्लास में। वहाँ पर भी हमारी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने स्पेशल केयर लिया कि बच्चा अच्छा है, इनको पढ़ाना है। वो एक मेरे अंदर उस समय पे एक, क्या कह सकते हैं, बच्चों के साथ आप देखते हो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, सब इंग्लिश बोल सकते हैं, सब इंग्लिश में डिबेट कंपटीशन में जाते हैं, आप सिर्फ उड़िया बोलते हो। मैं तो आज तक सच बात बताऊं, हिंदी अभी बोल रही हूँ, हिंदी लिखने में धीरे धीरे करके लिखती हूँ, क्योंकि हमारी 3rd लैंग्वेज है, मेरी 1st लैंग्वेज उड़िया है, 2nd लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ी। और तो धीरे धीरे ऐसे कर, उस समय पे ये चीज एक दबाव फील हुआ कि कैसे करेंगे। लेकिन अकेले कमरे में खुद को बंद करके खुद ही पढ़ना और खुद ही बोलना, खुद ही इंग्लिश बोलना, और गलत हो गया तो कोई बात नहीं, वो गलती को भी दोहराते रहना, वो सही को भी दोहराते रहना, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन बोलते बोलते और करते करते शर्म आएगी करके मैं दरवाजा बंद करके अपने घर में करती थी। तो पापा धीरे से आवाज देते थे, मेरी बच्ची अंग्रेजी बोल रही है क्या? तो मैं बोलती थी नहीं नहीं पापा, सीख रही हूँ, अभी सीख रही हूँ। तो
ऐसे करते करते सीखा। 8th क्लास में देन आई वेंट टू जापान। एक्चुअली ईश्वर की बहुत बड़ी देन, पेरेंट्स की देन, टीचर्स की देन, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके डिबेट अटेंड करके आ गई। और जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स होते हैं वो अटेंड करके आ गई। हालांकि मेरे साथ में मेरी टीचर होती थी, वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उड़िया में फिर मुझे कैलकुलेट करके आंसर देना होता था। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट हुड की चैलेंजेस थी। लेकिन जब एक मन में वो हो ना कि करना है तो आप करते हो। तब मुझे रात क्या है, दिन क्या है, समय कितना हुआ, इसकी समझ नहीं थी मतलब मैं मानती नहीं थी। सच बात बताऊं तो मैं मानती नहीं थी। मेरे को जब घर में बोलते थे ना रात हो गई सो जा, मैं बोलती थी रात तुम्हारे लिए हो गई है, मेरा तो काम करना है। तो इस तरीके की बाधाएं थी। फिर कॉलेज बहुत दूर था, रोज चल चल के जाओ, फिर एक टाउन बस पकड़ो, फिर टाउन बस में जाओ, फिर वहाँ से उतर के फिर पैदल जाओ। इस तरीके के चैलेंजेस थे। फिर एनसीसी जब शुरू हुआ उस टाइम पे मुझे लगा कि एनसीसी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो मुझे लगा कि बहुत चैलेंजेस तो मैं ऐसे ही अपने आप से निपटा देती हूँ, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, घर में बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं करके, मैं खुद निपटा सकती हूँ। ऐसे करते करते फिर फौज का दौर शुरू हुआ। फौज में चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो वो जितना चैलेंजेस जीवन में आता है ना, आप उतना टफ बन जाते हो। और आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा कदम आपने कर लिया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बड़ा कर सकता हूँ, तो कर लेते हो। बहुत सही बात कही। देश के अलग अलग हिस्से हैं और अलग अलग हिस्सों के अलग अलग जो लोग हैं, समाज हैं, उन समाज के व्यवहार में अंतर है। लेकिन उड़ीसा के बारे में मैं ये टिप्स, इसको इन्वर्टेड में करना, आप कोई भी अन्यथा न ले, लेकिन मैं जहाँ तक बात कर रही हूँ मानस के स्वभाव की, तो उड़ीसा के लोग बहुत सरल माने जाते हैं पूरे देश भर में। हम लोगों को भी थोड़ा चालाकी में कर लिया जाएगा, लेकिन जो उड़िया आदमी है वो सरल माना जाता है, ये कहा जाता है। और वो मुझे लग रहा है कि ये प्रमाण है कि अन्नपूर्णा जी बैठी हैं और जिस सरलता से इन्होंने अपनी बात कही है, तो ये पूरे उड़ीसा को रिप्रेजेंट करती हैं कि हाँ, उड़िया मानुस जो है वो बहुत सरल होता है। मैं आपको देख के कह पा रही हूँ। सिर्फ एक आखिरी बात इन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ जो यहाँ पर यंग बैठे हुए हैं, जिन्होंने काम करना है आगे, आपके मुकाम तक पहुंचने की जो रास्ते में चल रहे हैं, उन रास्ते में थोड़ी सी बाधाएं हैं, जो जैसे कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और बातचीत और चैटिंग और डिस्कशन और लेट नाइट तक जागना, ये कहीं ना कहीं आपके जैसे अनुशासन में बाधा पहुंचाता है। मैं चाहती हूँ कि आप अनुशासन को लेकर इन्हें एक बात कहें जो आपके जीवन में रही, तो मुझे लगता है कि ये सीख पाएंगे कि हम अनुशासित रहेंगे तो कितना ज्यादा पाएंगे। जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। ये पूरा ही जीवन अनुशासन में बंधा हुआ है। डिसिप्लिन इज द ओनली वन थिंग विच विल मेक यू परफेक्ट। डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज, कोई कहीं पर भी कोई सक्सेस नहीं हो सकता। एक तो होता है, मतलब जीवन शुरू होती है डिसिप्लिन से। आप अगर कोई चीज में एक्सेल करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, हमारी एक कहते हैं नदी घोष विद्या, मतलब जितनी बार आप रिपीट करेंगे उस विद्या को, विद्या मतलब इट इज नॉट ओनली बुक, विद्या मतलब कोई भी चीज, आप जितनी बार रिपीट करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे दैट विल मेक यू परफेक्ट। अब उस चीज के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे तो आप व्यवस्थित होकर कोई चीज को कर नहीं पाएंगे। अभी जहाँ तक सोशल मीडिया की और ये सारी चीज़ों की बात हो रही है कि इट इज़ अफेक्टिंग द लाइफ, आप उस चीज़ को, ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन ये पावर आप लोगों के हाथ में इजीली अवेलेबल है। आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हो वो निर्भर करेगा आपका फ्यूचर क्या बनेगा। अब सिर्फ रील देखना है, खुशी होनी है, रात के 2 बजे तक रील ही देखते हो, पहला चीज तो इसका है कि नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके दिमाग के ऊपर, दूसरा आंखों के ऊपर, तीसरा आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप लोगों की बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है जब आप फोकस्ड सोशल मीडिया एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए, लेकिन फोकस्ड आप किस चीज के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें इंटरनेट से मिल सकती है, डाटा माइनिंग, सोशल मीडिया माइनिंग, इसको करिए लेकिन फोकस्ड, नॉट दैट कि प्लेजर और एक टाइम पास और हॉबी। मेरा हॉबी क्या है, मैं तो मोबाइल देखता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ, फेसबुक करता हूँ, दिस इज नो हॉबी।
वो चीज को पालिए जो चीज आपको आगे ले जाएगा। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप लोग जो भी आगे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना रूटीन बनाइए, अपना फोकस क्लियर करिए, खुद को बार बार बोलते रहिए मेरे को तो आईपीएस बनना है, मेरे को तो आर्मी ऑफिसर बनना है, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर सो एंड सो हूँ, मैं प्रोफेसर सो एंड सो हूँ। भी ऑडियंस से सवाल कर रहे हैं। कोई और आप में से कोई सवाल करना चाहता है आप अन्नपूर्णा जी से? हाँ, कर ले। लाल पीछे से। हाँ, आप खड़े हो, पीछे से पूछिए, खड़े हो जाइए। आर्मी वालों की इमेज होती है ना, बहुत कड़क होते हैं, और आपने उस मिथ को तो तोड़ा है कि आप कितनी सहज है। दूसरा मेरा ये सवाल क्या है, एक सजेशन चाहती हूँ कि कहते हैं कि आर्मी की जो डिसिप्लिन है या ट्रेनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, और कई देशों में तो सभी को दी जाती है आर्मी ट्रेनिंग, लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपने जो ट्रेनिंग लिया है उससे कुछ ऐसा टिप्स हम लोगों को दें, जो हम सब सिविलियंस हैं, जो हम अपनी लाइफ में भी उसको अपना के कुछ बेटर कर सके और साथ ही अपने बच्चों को भी दे सके, खासतौर से डॉटर्स के लिए। आर्मी का सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। जो ट्रेनिंग है वो भी डिसिप्लिन की ही ट्रेनिंग है। हमें जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जितनी फिजिकल टफनेस हमें ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है, वो भी यही डिसिप्लिन के कारण ही हो पाता है। तो एक ही जो सीख है पूरी समाज के लिए, वो है डिसिप्लिन और रूटीन। कोई भी किसी भी फील्ड में है, आप अपने शरीर के लिए आधा घंटे से 1 घंटा समय निकालिए, कभी भी, चाहे सवेरे चाहे शाम। आप 10 से 15 मिनट अपने दिल के लिए निकालिए, और बाकी समय आप बैलेंस करिए कि मेरी पर्सनल लाइफ इतनी है, मेरी प्रोफेशन ये है, या मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं तो मेरी इतने समय मैं पढ़ूंगी। और हर एक इंसान अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस कर पाता है। जब मैं गई थी, मैं सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ती थी तब, लेकिन जब एकेडमी पहुंची, पास आउट हुई, तो 42 किलोमीटर 25 किलो पिट्ठू लेके भाग के आई थी। तो वो डेवलप हुआ। तो ये हर एक इंसान डेवलप कर सकता है। आज आप बेबी स्टेप उठाएंगे, कल को और थोड़ा ऐड होगा, परसों और थोड़ा ऐड होगा, लेकिन इसके लिए चाहिए एवरीडे प्रैक्टिस। इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि पहले हमारे समाज में लड़कों को बहुत पैम्पर करके पाला जाता था कि लड़का है, थोड़ा जेंडर बायस वाला सवाल यहाँ पर आ गया है। आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है, लड़कियों को बहुत पैम्पर करके पाला जाता है कि लड़की है, मेरी एक ही बेटी है या 2 ही बेटी है और बेटी है। तो वो सारा मामला बंद कर देना पड़ेगा हमको। दुनिया में इंसानों को इंसानों की तरह जीना पड़ेगा। अगला सवाल पूछिए प्लीज। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो आपने बोला कि फौजी जो होते हैं या आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं बहुत कड़क मिजाज के होते हैं। इट इज ट्रू, हम लोग बहुत कड़क मिजाज के होते हैं। बट हमारा वो कड़क मिजाज किस लिए होता है? प्रोफेशनल। मुझे काम कराना है या तो दुश्मन को गोली मारना है, मैं उसको आजा भाई मैं तेरे को गोली मारती हूँ कह के नहीं कर सकती। पूछिए, आप सवाल So, पूछिए। कड़क कड़क होते हैं, अगर कड़क नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। गुड इवनिंग मैम। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको पता है कि वी आर नोन फॉर आवर IQ इंटेलिजेंट क्वोशंट, एंड एज अ फीमेल वी हैव इमोशनल क्वोशंट। ये तो सबको पता है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, क्योंकि वी आर फुल ऑफ इमोशंस। तो जो आपने एक बात कही थी कि आपकी लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आए उससे आप बहुत टफ हो गए, तो इन व्यू ऑफ योर पर्सनल लाइफ आई एम आस्किंग, ये जो आपका इमोशनल क्वोशंट है बीइंग अ फौजी इन योर पर्सनल लाइफ, क्या वो अफेक्ट होता है और किस पैरामीटर पे अफेक्ट होता है? थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ। सच बात बताऊं तो मैं कोई भी छोटे से छोटी चीज में इमोशनली अफेक्ट होती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज से अपने आप को जोड़ लेती हूँ बहुत जल्दी। मेरे सामने कोई भी चीज होता है तो मैं उस चीज को मेरे को ऐसे लगता है कि ये अपना है, ये मैं हूँ। तो मेरे को वो चीज फील करने में और वो चीज को महसूस करने में समय नहीं लगता। इट इज वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। अगर एक जानवर को भी मैं देख लूंगी रास्ते पे तो मैं अनुभव कर लूंगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो उस हिसाब से मेरी सेंसिटिविटी और इमोशनल बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाँ फौज की बात आ जाती है, मेरी प्रोफेशन मेरे इमोशंस को कभी अफेक्ट नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। ये सभी के लिए है। वी हैव टू टेक डिसीशंस,
we have to make decisions which will affect so many things. वहाँ मेरी इमोशंस के बेस पर मैं डिसीजन नहीं ले सकती. वहाँ डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द डिजायर्ड गोल जो अचीव करना है. वहाँ इमोशन काम नहीं आता. थैंक यू. जय हिंद. आपकी दृष्टि में एक भारतीय के लिए भारत भक्ति की क्या परिभाषा है? भारत की भक्ति, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते. ये आपका प्रेम है, ये आपकी जान है, आपकी धरोहर है. ये जो 5.5 फीट के शरीर है ना, इस भारत की मिट्टी, धूल, हवा, पानी से बना है. ये जो भाषा मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी मिट्टी की देन है. ये मेरी इस जमीन की देन है जहाँ पर मैं पैर रख के चलती हूँ. ये जो खून रगों में बह रहा है ना, वो इस जमीन की है, इस देश की है. इसकी मैं कहाँ से परिभाषा के लिए मेरे पास भाषा नहीं है. और मैं ये सबको बताऊंगी, हम जितने भारतीय हैं, वी आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. मैं 42 कंट्रीज घूम चुकी हूँ. भारतीयों के अंदर जो प्रेम है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. लोग बहुत बड़े मिल सकते हैं, सक्सेसफुल मिल सकते हैं, लेकिन ये जो आप लोग बैठे हैं ना, आपकी जो हृदय है वो पृथ्वी में और कहीं नहीं है. ये भारत है, भारत की देन है. आप लोग सब इस भारत के संतान हो, आप सब भारतीय हैं. एक अंतिम प्रश्न लेंगे हम बस. प्रेम नहीं, हाँ, प्रेम को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी. एक लास्ट प्रश्न पूछिए. हेलो मैम, मैं रचना जाटव इंदौर में आपका स्वागत करती हूँ. मैम, मेरा क्वेश्चन है कि गर्ल्स की सक्सेस के लिए सबसे जो सपोर्टिव रोल होता है वो मदर का होता है. और मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर गर्ल्स डिफेंस में जाना चाहती हैं तो उसके लिए स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और अगर वो सपना भी देखती हैं तो वो उसके लिए मदर का क्या रोल होना चाहिए, प्रेजेंट मदर एंड फ्यूचर मदर्स के लिए, कि उनकी डॉटर डिफेंस में या आर्मी ज्वाइन करे तो वो उसे अचीव कर सके. ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि मदर्स का क्या रोल रहना चाहिए. पहला चीज़ तो ये है कि जब आप या कोई भी लड़की डिसाइड करती है कि मुझे डिफेंस में जाना है, सबसे पहले वो खुद 110% श्योर होना चाहिए कि मुझे फौज में जाना चाहिए. तब उसकी निश्चय को कोई इधर उधर नहीं कर सकता. उसमें फिर वो पावर आ जाएगी कि वो संसार के सभी लोगों को कन्विंस कर लेगी कि वो क्यों इस फील्ड में जाना चाहती है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मदर की क्या रोल होना चाहिए. माँ की एक बहुत ही प्यारा रोल रहता है अपने बच्चों को बड़ा करने में, बनाने में एंड सक्सेसफुल बनाने में. माँ के आशीर्वाद के बगैर संसार में कोई इंसान ऊपर नहीं उठा है. तो हम हमेशा माँ के आशीर्वाद चाहते हैं. और ये चीज़ आप लोगों को जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, हमेशा याद रखना है कि ये शरीर माँ के शरीर से पैदा हुआ है. अपनी माँ के पैर छू लो और माँ को ये बोलो कि माँ मैं ये करना चाहती हूँ, तुम्हारा नाम रोशन होगा. तो माँ कभी मना नहीं करेगी. दूसरा चीज़ रही माँ की ओर से, हर माँ को मेरी ये वार्ता होगी कि आप अपने बच्चियों को और बच्चों को, चाहे किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उनको प्रेरणा दीजिए, उनका सपोर्ट बनिए, उनकी स्ट्रेंथ बनिए. अगर कोई चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है तो डर रहता है, तो उसके बारे में पता करना इज द राइट डायरेक्शन. कि हमें पता नहीं है ना, तो उसके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं. डरने से समस्या का हल नहीं होगा. उसके बारे में पता करेंगे, अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहन देंगे, एंड बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे. तो हर माँ को मेरी यही संदेश है कि अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज पे रोकना है कि बच्चा मेरा गलत रास्ते पे ना चला जाए. जब तक वो छोटे छोटे होते हैं, सही गलत उनको समझ नहीं होती है. माँ की बड़ी जबरदस्त रोल रहती है कि अपने बच्चे को डिसिप्लिन करे, अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाए. लेकिन जब बच्चा बड़े होके कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, तो माँओं को उनके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट बन के खड़ा होना है. बहुत ही खूब मैम, बहुत खूब. कोमल हृदय, एक फौजी ने जो मातृ भूमि की वंदना की बात कही, वो बहुत बहुत अच्छी है. और बहुत सारी प्रेरक बातें आपने कही हैं. बहुत सारी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है, बहुत सारी बातें इन्होंने देखी, दिखाई. लेकिन आपने से क्या ग्रहण किया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है. जय हिंद, जय भारत के साथ हम मातृभूमि को याद करते हैं. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद.